बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने पहले देखा था डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम को लास्ट वीडियो में। अब उसके उसको हमने देखा था कि नाइफ ट्रायल एंड एरर से तो उसको सॉल्व करने की कम्प्लेक्सिटी और पर्टिकुलरली अगर हमारा जो जनरेटर है वो प्रिमिटिव रूट है मॉडुलस का, तो हमारी कम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है विद द नंबर ऑफ बिट्स इन एक्सपोनेंट, या सॉरी नंबर ऑफ बिट्स इन, अगर पहले भी ये बोला तो नंबर ऑफ बिट्स इन मॉडुलस है ये, ठीक है। पी आपका अगर बी बिट नंबर है, क्योंकि ये मॉडुलस की वैल्यू पे डिपेंड करता है आपने कितनी ट्राइस करनी है। तो अच्छा, अब ये तब है जब आप नाइफ ट्रायल एंड एरर से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन ये बात एक्यूरेट नहीं है कि आपकी सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली इससे ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। वो कितनी अच्छी हैं उनको हम मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी जो मोस्ट इफेक्टिव एल्गोरिदम है आप कह लें जिस पे बेस्ड फैमिली ऑफ एल्गोरिदम्स है वो है इंडेक्स कैलकुलस एल्गोरिदम। तो हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं, जो आप कह लें कि स्टैंडर्ड या मोस्ट इफेक्टिव एल्गोरिदम है टू सॉल्व द डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम, और ये इससे बेटर है। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी, तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने जो पिछले डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम के टाइम पे हमने देखा था 2 की एक्सपोनेंशिएशन की थी, तो उसमें उसी एग्जांपल को देखते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल कुछ एक्सपोनेंशिएशन हमें पता है जनरेटर 2 है और मॉडुलस 11 है। अब ये 11 हमने प्राइम पी लिया, इसलिए हमने बाय द वे हमने प्राइम वैल्यू ली थी, ठीक है। और ये 2 इसका प्रिमिटिव रूट हमने देखा था। तो हमने हमें कोई पता चलता है कि अगर आपने इसको एक्सपोनेंशिएशन की तो आपको वैल्यू मिली वापस 7। ये हम देख लेते हैं पीछे से, ठीक है। तो ये आप देखें, अगर तो आपने हमने ये हमें ऑल्दो पता है कि हमने 7 से जब की थी तो वापस 7 मिली थी, यानी कि x की वैल्यू 7 होनी चाहिए। लेकिन अभी अज्यूमिंग कि हमें x का नहीं पता, ठीक है। हमें पता है कि आपने एक्सपोनेंशिएशन की और आपको आंसर मिला 7। अब हमने वापस इसको रिवर्स करना है, हमें 7, तो बेसिकली हमने क्या कंप्यूट करना है, हमने पिछली दफ़ा बात की थी लॉग ऑफ 7 और मॉड हमने कहा था p-1 कहते हैं इसको, तो मॉड ऑफ 10 हमने कंप्यूट करना है, राइट। अब इसको कंप्यूट करने का हमने कहा नाइफ तरीका तो यह है कि आप 1 से लेके 10 तक सारी वैल्यूज़ ट्राई करें एक्सपोनेंशिएट करके और देखें कि किससे आपको 7 मिलता है। लेकिन इंडेक्स कैलकुलस ऐसे नहीं है। इंडेक्स कैलकुलस पहले मैं सारा उसके स्टेप्स इसको सॉल्व करने में स्टेप्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर उसकी थोड़ी इफ़ेक्टिवनेस की रीज़न, और फिर इसकी रीज़न, और फिर इसकी कम्प्लेक्सिटी पे डिस्कशन कर लेंगे, और उसके कॉन्सीक्वेंस पे डिस्कशन कर लेंगे कि उसकी क्या कॉन्सीक्वेंस है कम्प्लेक्सिटी का ऑन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेप्स, तो स्टेप्स में सबसे पहले आपने करना है, एक आपने फैक्टर बेस सेलेक्ट करनी है। फैक्टर बेस क्या है? बेसिकली स्मॉल प्राइम नंबर्स, प्राइम्स बाउंडेड बाय अ वैल्यू बी। अब ये बी आपकी चॉइस है, एल्गोरिदम का पैरामीटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा नंबर ले लें जिससे छोटे नंबर्स आपने सारे प्राइम नंबर्स लेने, और बेसिकली यूज़ आप नंबर थ्योरी की ये मतलब प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि मोस्ट नंबर्स को जब आप मोस्ट नंबर्स को आप किसी भी मोस्ट ऑफ द नंबर्स को आप जब फैक्टराइज करते हैं अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन उनकी देखते हैं, जैसे पी क्यू आर उसके प्राइम फैक्टर्स हैं और हर एक की पावर है एन पी एन क्यू एन आर। तो आपके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है मोस्ट ऑफ द नंबर्स की, वो स्मॉल प्राइम नंबर्स होते हैं बाउंडेड बाय अ स्मॉल वैल्यू या बाउंडेड बाय अ वैल्यू बी। ये आप ऑफ कोर्स कहीं बाउंडेड किसी भी वैल्यू पे हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोअर साइड पे ये बाउंडेड है नंबर्स, जनरली फाइनाइट ग्रुप्स में एस बिलोंग्स टू, मैं कह देता हूँ अब फ़िलहाल हम जेड पी स्टार की कह देते हैं, ठीक है। किसी और भी ये कोई फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास मोस्ट नंबर्स जो हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन बाउंडेड होती है, यानी कि छोटे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके एल्गोरिदम सॉल्व करेंगे, ये रीज़न है बेसिकली इसकी इफेक्टिवनेस की। लेकिन हम अब स्टेप्स जिस तरह मैंने कहा था करते हैं, तो फैक्टर बेस हम अपने प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। हमने बेसिकली लॉग ऑफ 7 सॉल्व करना है, ठीक है। और हमें पता है कि बेस 2 है, क्योंकि जनरेटर ये भी हमें पता है, नोन है, ठीक है। तो ये दोबारा मैं लिख देता हूँ बल्कि लॉग ऑफ 7 बेस 2, ठीक है। हमने इस पर फोकस करना है। तो अब हमारे पास सबसे पहला स्टेप आ गया फैक्टर बेस सेलेक्ट करने का। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं छोटे प्राइम नंबर्स। तो फॉर एग्जांपल हम सिर्फ 2 और 3
को अपना फैक्टर बेस लेते हैं कि ये दो स्मॉल प्राइम नंबर्स जो कि बाउंडेड बाय आप कह लें कि दोनों हैं 4 से छोटे हैं, ये हमारा लोअर, ये हमारा अपर बाउंड है इसके लिए। तो इससे छोटे हमने प्राइम नंबर सेलेक्ट कर लिए, ये हमारी चॉइस है, हमने फैक्टर बेस सेलेक्ट कर ली। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है वो भी आगे डिस्कस करेंगे जब कंप्लीट हो। तो हमने फैक्टर बेस सेलेक्ट कर दी। अब हमने करना ये दूसरा स्टेप, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है जो हमने कहा, फाइंडिंग स्मूथ नंबर्स एज एक्सपोनेंट ऑफ जो आवर बेस, यहाँ पे लॉग की बेस है 2। तो हम इसको 2 को रैंडमली, अब रैंडमली 2 को हम एक्सपोनेंशिएट करते हैं फोर्स मॉड ऑफ p के साथ, 11 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम रैंडमली करते हैं, लेट से हम 2⁻1 जो हमारा ट्रिवियल है वो तो हमें पता है कि ऑफ कोर्स वो 2 ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हम अच्छा, हम जो आंसर आएगा उसको देखते हैं कि क्या उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी फैक्टर बेस पे ही कंप्राइज करती है, इससे अलावा तो कोई प्राइम फैक्टर नहीं है उसका, यानी कि वो बाउंडेड है ना 4 से उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कि, इन अदर वर्ड्स हम देखते हैं कि जो आंसर है वो स्मूथ है या नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास कोर्स ये तो ट्रिवियल आपके पास सोल्यूशन है, और 2 आपको पता है कि वो भी वो वैसे ही खुद प्राइम नंबर है तो उसकी फैक्टराइजेशन 2 ही है, और ये बाउंडेड है तो ये हमारा स्मूथ नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम 2⁻, रैंडमली ट्राई करना है, लेकिन मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, तो लेट से मैं 2⁻4 ट्राई करता हूँ मॉड 11। तो हमें पता है कि 16 आ रैप राउंड होके हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 5 देखें, 5 खुद प्राइम नंबर है, यानी कि फैक्टराइजेशन 5 ही है, और जो हमारी बेस में नहीं है तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। ये स्मूथ नहीं है तो इसको हम यूज़ नहीं करते। अभी हम सेलेक्ट करें, राइट। अब उसके बाद हम 2⁻8, क्योंकि आपको पता है स्केयर करना, इसी को स्केयर करने से हमें मिल जाता है, तो 5 का स्केयर 25 मॉड 11 आपके पास 3 आ जाता है। तो 3 फिर स्मूथ नंबर है क्योंकि 3 खुद प्राइम नंबर है और ये हमारे इसमें एग्जिस्ट करता है फैक्टर बेस में, तो इसको भी हम स्मूथ कह देते हैं, और इसको भी हम यूज़ कर लेंगे, इसको भी यूज़। तो हमने 2 स्मूथ नंबर ढूंढ लिए। बाय द वे यहाँ पे हमारे पास लकीली खुद प्राइम नंबर आ रहे हैं। आगे हम ऐसी एग्जांपल भी एक डिस्कस कर लेंगे जिसमें ये प्राइम नंबर्स की इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें एग्जिस्ट करती हो, लेकिन खैर अभी इस एग्जांपल को देखते हैं। तो हमारे पास ये 2 स्मूथ नंबर आ गए। अब हमने 2 स्मूथ नंबर्स का लॉग टेबल बिल्ड करना है, लॉग टेबल ऑफ आइडेंटिफाइड स्मूथ नंबर्स। जो एक्सपोनेंट्स कंप्यूट कर दिए हैं या कंप्यूटेड आप कह लें, उन्हीं को यूज़ करते हुए उनके लॉग टेबल मेंटेन कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास पहली हमें ये 2 का पता है, अब 2 का पता चल गया कि लॉग ऑफ 2 हमें पता है कि ऑफ कोर्स मॉड ऑफ 10 एंड बेस 2 जो भी है, तो ये हमें पता है कि 2 है, राइट। और हमें दूसरा पता चल गया कि जो स्मूथ वाले को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें दूसरा एक लॉग मिल गया है, लॉग ऑफ 3। हमें पता है कि ऑफ कोर्स लॉग ऑफ 3 क्या है, 2 को किस पे एक्सपोनेंशिएट करने से 3 मिला है, 8 से, तो ये हमें 8 है। ऑफ कोर्स ये मॉड ऑफ 10 है दोनों, ठीक है ना। तो अब हमारे पास 2 लॉग जो ये फैक्टर बेस, हमारे पास फैक्टर बेस के लिए लॉग टेबल मेंटेन हो रहा है। तो हमने इन स्मूथ नंबर्स को यूज़ करके फैक्टर बेस का लॉग टेबल मेंटेन कर लेना है, ठीक है। और अब इस लॉग टेबल को यूज़ करके हमने सॉल्व करना है अपना टारगेट का लॉग जो कि 7 का है बेसिकली। तो हमने लॉग लेना है 7 का, ठीक है। तो हमने लेट्स से लॉग ऑफ, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 7 लेना है। तो अब हम जब log ऑफ 7 लेंगे तो log ऑफ 7 को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, यूज़ करेंगे इस लॉग टेबल को, और यूज़ करने के लिए हम 7 को की एक इक्वेशन बनाते हैं। लेट्स से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी ऐसे नंबर से जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे फैक्टर बेस में हो, किसी भी ऐसे नंबर से, लेकिन रैंडमली ट्राई करेंगे, लेकिन ऐसा स्मूथ नंबर, यानी कि आप कहें स्मूथ नंबर, किसी स्मूथ नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किसी ऐसे से कि इस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट भी एक स्मूथ नंबर हो, यानी कि इसके रिज़ल्ट की भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी फैक्टर बेस में हो। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल करता हूँ कि हम रैंडमली ट्राई करते हैं, लेट्स से 7 2s, और इसका मॉड हमने वही अपना पी लेना है, ठीक है, मॉड ऑफ 11। तो हम लेट्स से 2 से ट्राई कर लेते हैं। तो 14 मॉड 11 आपको पता है 3 आता है, तो आपके पास ये लकीली यहाँ भी स्मूथ नंबर आ गया, यहाँ भी ये हमें पता है डायरेक्टली खुद ये प्राइम नंबर्स हैं और इनकी यहाँ पे फैक्टर बेस में हैं, हमारे फैक्टर बेस के मेंबर्स हैं। तो
अब हमारे पास ये इफ़ेक्टिव है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 7, अगर हम दोनों साइड्स का लॉग ले लें, 7 का लॉग तो हमने फाइंड करना है, अननोन है, लेकिन 2 और 3 के लॉग तो हमने मेंटेन किए हुए हैं, इसलिए हम फैक्टर बेस के लॉग मेंटेन कर रहे थे। और अब इस फैक्टर बेस को ही यूज़ करते हुए हम 7 का लॉग निकाल लेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। और ये क्यों काम करे? क्योंकि हमें पता है कि मोस्ट नंबर स्मूथ होते हैं, ठीक है, यानी कि वो एक छोटी फैक्टर उसके प्राइम एक छोटे नंबर से बाउंडेड है उनकी प्राइम फैक्टराइजेशंस। ये एक नंबर प्रॉपर्टी है फाइनाइट ग्रुप्स की, ठीक है, की प्रॉपर्टी है। तो अब ये हमने रैंडमली ट्राई की, ऑल्दो मैंने डिज़ाइन की, लेकिन आप रैंडमली भी ट्राई करेंगे तो आपको इतने देर से नहीं मिलेंगी ये इफेक्टिव वैल्यूज़। और मैंने एक और बात की थी आपसे कि अगर हमारे पास लेट से कोई एक्सपोनेंशिएशन करने से हम लेट से आई से करते हैं और हमारे पास आंसर डायरेक्टली प्राइम नंबर नहीं आता, लेट से 8 आ जाता है, तो हम उसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं। 2, ये 2 है, उस 2 क्यूब है, राइट। तो अब हम इसका भी लॉग टेबल मेंटेन कर सकते हैं कि लेट से हमने यहाँ पे ये इसको मैं कह देता हूँ, हमने कोई वैल्यू आई थी, लेट से हमारे पास 9 आ गई थी यहाँ, ठीक है। तो अब मुझे एक लॉग 2 फैक्टर बेस में अगर 2 है तो हमें 2 का लॉग मिल गया, क्योंकि हमें इक्वेशन मिल गई 3, या आप कह लें लॉग पूरा लिख देता हूँ, लॉग ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू 3 लॉग ऑफ 2 इक्वल्स 9, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंस है ये बाय द वे सारी। और आपको पता है ये मॉड की हमने प्रॉपर्टीज से देखी थी कि मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं लीनियरली, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर जी रेज़ टू पावर, लेट से हम रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, आप 3 करते हैं तो आपके पास अगर 6 आता है तो आप 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3, तो आपको क्या मिल गया, लॉग ऑफ 2 टाइम्स 3। और लॉग की प्रॉपर्टीज से इसको आप सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 इक्वल्स टू, आपको एक और इक्वेशन मिल गई, ये एक्सपोनेंट पता था कि 3 है, ठीक है, यानी कि ये फैक्टर बेस की लॉग इक्वेशंस मिल रही हैं आपको। अब आपके पास देखें 2 इक्वेशन हैं, 2 लॉग्स हैं इसमें अननोन, तो आपको दोनों लॉग मिल गए, फैक्टर बेस का लॉग टेबल मिल गया। तो ज़रूरी नहीं था कि आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो, जब आपने ट्राई की रैंडम एक्सपोनेंशिएशन, तो रिजल्ट डायरेक्टली प्राइम, बेशक फैक्टर बेस खुद ना हो लेकिन उस स्मूथ नंबर हो, यानी कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर बेस में हो। लेकिन ये हमारे सिनेरियो में हमारे पास डायरेक्ट प्राइम नंबर फैक्टर बेस के ही नंबर आ रहे थे, लेकिन लार्ज नंबर्स में ऑफ कोर्स आपके पास ज़्यादा लाइकली है कि इस तरह से इक्वेशंस आएंगी, और इन इक्वेशंस को यूज़ करके आप फैक्टर बेस का लॉग टेबल मेंटेन कर लेते हैं, जो बाय द वे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब उसको यूज़ हम यहाँ पे लॉग ऑफ 2, ये हमने कहाँ किया था, ये लॉग ऑफ 2 हमें पता था कि 2 है, और लॉग ऑफ 3 8 है फॉर मॉड 11, फॉर मॉड 10 हम कह रहे हैं, लेकिन एक्सपोनेंशिएशन मॉड 11 है, ठीक है। तो अब इनको यूज़ करते हुए हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से हमने इक्वेशन बनाई थी 7 टाइम्स 2 इक्वल्स 14, तो इसकी हम दोनों साइड का अगर लॉग ले लें तो हमें पता है लॉग ऑफ 7 टाइम्स 2 इज इक्वल टू, और 14 मॉड 11 आपको पता है क्या बनता है, कॉन्ग्रुएंट टू आपके लिए 3, ठीक है। तो लॉग ऑफ, अब दोनों साइड का हम लॉग ले रहे हैं, और आपको पता है ये आप क्योंकि मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप ये इक्वेशंस लीनियरली सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको कह लेते हैं। तो अब आप लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे, ऑफ कोर्स लॉग ऑफ 7 जो आपको मल्टीप्लिकेशन को सम में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें लॉग को, तो लॉग ऑफ 7 प्लस लॉग ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट टू लॉग ऑफ 3। और अब आप इसको लीनियरली सॉल्व कर सकते हैं, आपको एक अननोन है, बाकी दोनों प्रॉपर्टीज़, दोनों क्वांटिटीज़ नोन है। तो लॉग ऑफ 7 इक्वल्स लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 2, और लॉग ऑफ 3 हमें फैक्टर बेस से अभी पता है कि क्या था, 8, राइट, 8 माइनस लॉग ऑफ 2 हमें फैक्टर बेस से पता है क्या है, सॉरी ये लॉग ऑफ 2 मैंने 2 लिखा हुआ है, लेकिन देखिए लॉग ऑफ 2 ये शायद अगर उस वक्त आपके जहन में कन्फ्यूजन हो, लॉग ऑफ 2 हमारे पास क्या है, जब आप 2 कब रिजल्ट आता है, जब एक्सपोनेंट 1 हो, राइट, लॉग ऑफ 2 1 है, राइट, ठीक है, सॉरी ये करेक्शन है। तो अब 8 माइनस अब लॉग ऑफ 2 जो कि हमारे पास 1 है, तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंस सारी चल रही है, ठीक है, हमारे पास वापस 7 आ गया। तो अब ये देखें, हमने पहले भी खुद भी ट्राई किया था एक्सपोनेंशिएट करके, जब तो हमने देखा था कि 2 रेज़्ड टू पावर 7 ही से
आपके पास आंसर 7 आता है, यानी कि एक्सपोनेंट हमने जो ढूंढा वो ठीक ढूंढा है, 7 ही होना चाहिए। और ये हमने देखा 7 ट्राइज करने की बजाय हमें 3 ट्राइज में मिल गया, ठीक है। 3 हमने रैंडम वैल्यूज़ ट्राई की, स्मूथ नंबर है जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर बेस में थी, और ये हमें मिल गया। और ये क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि मोस्ट नंबर्स आर स्मूथ, या मैनी नंबर्स आप कहना चाहिए, मैनी नंबर्स इन नंबर्स मैं कह देता हूँ, नंबर्स इन ZP आर स्मूथ, ठीक है। तो ये इसी की बेस पे ये इफेक्टिव है, इस प्रॉपर्टी फाइनाइट ग्रुप्स की इस प्रॉपर्टी की बेस पे ये इफेक्टिव है, ठीक है। तो अब ये हमने अब क्योंकि हमारे देखें, ये हमने अभी ट्राई में भी देखा, ऑल तो मैंने रैंडम ट्राई की थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम इतनी ज़्यादा हमारी जो ट्राइज थी वो रैंडम ही थी ऑलमोस्ट। तो क्योंकि मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि मैनी नंबर्स इन फाइनाइट ग्रुप्स, और यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारा ZP स्टेरिक जो हमारे साइक्लिक ग्रुप्स हैं उन इन आर, लेकिन जनरली फाइनाइट ग्रुप्स में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, आर स्मूथ, यानी कि उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन बाउंडेड बाय PQ जो है वो बाउंडेड बाय अब एन अपर बाउंड भी होगी, ठीक है। और अब ऑफ कोर्स ये आपकी चॉइस है, फैक्टर बेस आप कितनी बड़ी रखते हैं, जितनी आप बड़ी रखेंगे फैक्टर बेस PQR, तो आपको जो रैंडम एक्सपोनेंशिएशंस करनी है वो कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि अक्सर नंबर अब आपको स्मूथ मिलेंगे। ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाउंड आप खुद सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप बड़ी फैक्टर बेस रखेंगे तो आपको जल्दी ये स्मूथ नंबर्स मिल जाएंगे, तो कम प्राइस में मिल जाएंगे, लेकिन आपको इक्वेशंस भी ज़्यादा मिलेंगी सॉल्व करने की, ठीक है। S1 log ऑफ S2 सो ऑन सो फोर्थ, सॉरी इसको फोर्स, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करके, तो आपके पास ये आपकी चॉइस है ये फैक्टर बेस। अब इसीलिए इसकी कम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करना इतना सिंपल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कम्प्लेक्सिटी है क्या, बस वहाँ हम जंप करते हैं, क्योंकि हमारे ये कम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करने के इसमें काफ़ी रैंडमनेस इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन हम अब ट्रस्ट कर लें कि इसकी जो कम्प्लेक्सिटी आपने थोड़ा सा आपको फील इसकी मिल गई है एल्गोरिदम की, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी काफ़ी बेहतर है टूरिस्ट पावर जो हमने बी देखी थी ट्रायल एंड एरर की उससे, ठीक है, लेस देन ट्रायल एंड एरर। और एग्जैक्टली इसकी कम्प्लेक्सिटी है सब एक्सपोनेंशियल, यानी एक्सपोनेंशियल से सब एक्सपोनेंशियल कम्प्लेक्सिटी की अगर हम जल्दी ब्रीफली बात करें तो ये एक्सपोनेंशियल कम्प्लेक्सिटी से कम है और पॉलिनोमियल से ज़्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडेक्स कैलकुलस की अप्रॉक्सीमेटली आप इसको लिख सकते हैं e⁻, अगर नंबर ऑफ बिट्स हमारे P हमारा B बिट नंबर है, इसका साइज़ P का साइज़ या कह लें साइज़ ऑफ P आपका 2⁻B है, तो हमारी कम्प्लेक्सिटी होगी टू सॉल्व डिस्क्रीट विद इंडेक्स कैलकुलस e⁻B आप या B का स्क्वायर रूट कह लें रफली, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं ये बाय द वे ये 2 नहीं है यहाँ, ठीक है ना, ये E है कांस्टेंट वैल्यू, तो B⁻1/2, ठीक है। ये डिफरेंट है, ऑफ कोर्स आपको याद होगा प्राइम फैक्टराइजेशन की हमने देखी थी 2⁻B/2, अब ये एक्सपोनेंशियल थी, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल थी क्योंकि B का 2 उससे आप डिवाइड करें, मल्टीपल है यहाँ पे, जबकि यहाँ इसका एक्सपोनेंट है 1/2, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसको हम सब एक्सपोनेंशियल कहते हैं कि देखें B बढ़ने से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है अगर आप e⁻B को देखें, लेकिन क्योंकि B की पावर दोबारा B का स्क्वायर रूट B के स्केल को दोबारा आप कह सकते हैं कि लॉगरिथमिकली इसके साथ रिलेटेड है ये। तो अब हमारी मेन जो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी है वो अब हमारी प्योरली एक्सपोनेंशियल नहीं रही, क्योंकि ये उसके रूट है B का, दोबारा इसके रेट को एक्सपोनेंशियल बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है, इसको रोक रहा है। तो एनीवेज हमारी ये इसको हम सब एक्सपोनेंशियल कम्प्लेक्सिटी कह रहे हैं, बेटर देन एक्सपोनेंशियल कह रहे हैं, इसलिए ये मोस्ट इफेक्टिव एल्गोरिदम है। और अगर हम ज़रा थोड़ी इस पर और बात करें तो सिमिलर ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेप्स पे आपके बेस्ड हैं एक फैमिली ऑफ एल्गोरिदम्स जिनको हम बोलते हैं नंबर फील्ड सेव्स, ठीक है, ये आपके या NFS,
इसी तरह उसमें आप टेबल्स मेंटेन करते हैं और उसकी बेस पे आप नंबर को सॉल्व करते हैं, और ये इफ़ेक्टिव है फॉर बोथ डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स, यानी कि किसी भी नंबर के, जो आपको याद है RSA में यूज़ हो रहा था प्रॉब्लम, और डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम ने डिफ़ी-हेलमैन में देखा, या इंक्रिप्शन के लिए एल्गामाल में भी यूज़ होगा। ठीक है, इस पे काफ़ी एल्गोज बेस्ड है। तो ये जो नंबर फील्ड सिव्स हैं ये भी इसी तरह के एल्गो हैं। आपको आइडिया देने के लिए हमने इंडेक्स कैलकुलस डिस्कस कर लिया। तो लेकिन ये इफ़ेक्टिव है फॉर बोथ प्रॉब्लम्स। ठीक है, और इनका जो बेस्ट आज की डेट में बेस्ट एल्गो है पर्टिकुलरली, उसे हम कहते हैं जनरलाइज या जनरल नंबर फील्ड सिव्स। ठीक है, या GNFS। ठीक है, और इसकी कम्प्लेक्सिटी अगर आप देखें तो वही ऑलमोस्ट सब एक्सपोनेंशियल है इसकी भी कम्प्लेक्सिटी, और सिमिलरली ऑलमोस्ट आप इसको कहने e⁻b⁻1/3। ठीक है, रफली। ठीक है, ऑल्दो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं सिंपलिस्टिकली इसको बता रहा हूँ। तो अब क्योंकि ये सब एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व कर लेते हैं, अब जो इम्पॉर्टेंट बात आ रही है कॉन्सिक्वेंस की, तो क्योंकि ये एल्गोरिदम्स हमारी डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम को या प्राइम फैक्टराइजेशन को सब एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व करते हैं, इसलिए जो कीज़ हैं आपकी, ठीक है, लेट्स से पब्लिक, अच्छा ये हमने कभी एक्सपोनेंट लेते वक्त एक्सपोनेंट की बात की, कभी हमने मॉडुलस लेते वक्त पी की बात की, और इसकी कम्प्लेक्सिटी इनकी टर्म्स में देख रही, तो ये सब हमारे की के पैरामीटर्स हैं, राइट। तो अब हमने देखा था कि इन पे डिपेंड करती है इनके साइज़ पे, और एक्सपोनेंशियली नहीं इनके साथ ग्रो करती बल्कि सब एक्सपोनेंशियली करती है, तो हमें की साइज़ बड़े चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखें ब्रूट फोर्स में हमने देखा था, आज की डेट में हम कहते थे ब्रूट फोर्स अगर आप करते हैं तो वो 2⁻b उसकी क्योंकि आपने सारी वैल्यूज़ सारी कम्बिनेशंस ट्राई करनी है b बिट नंबर की, तो एक्सपोनेंशियल थी। और हमने कहा कि आज की कंप्यूट पावर क्योंकि 2⁻80 आज की डेट में रफली कह सकते हैं आपके कंप्यूटर्स इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इससे बड़ी आपको चाहिए फॉर सिक्योरिटी ऑफ ब्रूट फोर्स, राइट। तो आपके इसीलिए AES वगैरह पे हमारा बेस्ट नोन एल्गो ब्रूट फोर्स ही है, AES की स्ट्रेंथ ही है, तो हम कहते हैं कि 1 to 8 बिट जो की साइज़ है वो आपका सफिशेंट है, क्योंकि आप बेस्ट नोन ब्रूट फोर्स ही है। लेकिन जब हम RSA और डिफ़ी-हेलमैन की बात करते हैं तो आपको ब्रूट फोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है GNFS से इंडेक्स कैलकुलस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम या प्राइम फैक्टराइजेशन। इसलिए आपको की साइज़ बड़े चाहिए, क्योंकि अब आपको स्टेप्स सिर्फ सारी ट्राइज़ नहीं करनी, आपकी 2⁻1 to 8 आपने ट्राइज़ नहीं करनी, बल्कि अगर की लेंथ इतनी होती आपको कम ट्राइज़ करनी है, और उसके साथ उसका रिलेशन सब एक्सपोनेंशियल है। तो आप कह सकते हैं कि जो अफेक्ट सेम सिक्योरिटी जो 1 to 8 बिट की दे रही है, क्योंकि सिर्फ ब्रूट फोर्स उसके अगेंस्ट इफेक्टिव था AES में, तो सेम सिक्योरिटी आपको इन दो एल्गोज में या एसिमेट्रिक एल्गोज में चाहिए विद मच लार्जर कीज, लेट्स से ग्रेटर दैन 3000 बिट की लेंथ। ठीक है, अब ये मेन प्रॉब्लम है जो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, क्योंकि आपके पास एसिमेट्रिक साइफर्स में आपको ये भी पता है कि बेसिकली क्या है, इंटीजर ऑपरेशंस आप करते हैं ना एक्सपोनेंशिएशन में, या किसी में की को आप इंटीजर्स लेते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं। अब वो जो इंटीजर्स हैं वो इतने बड़े नंबर हैं, इस एसिमेट्रिक साइफर्स आपके स्लो हैं टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, और यही एक बड़ी मेन वजह है कि एसिमेट्रिक साइफर्स जो यूज़ होते हैं ज़्यादातर वो की एक्सचेंज के लिए होते हैं, जिस तरह डिफ़ी-हेलमैन में भी हमने देखा कि आप इनको यूज़ करते हुए किसी सिमेट्रिक साइफर की प्रीशेड की एक्सचेंज कर लें एक दफ़ा, और फिर सब्सिक्वेंट इंक्रिप्शन जो है वो सिमेट्रिक से करें, फॉर एग्जांपल AES से। अब TLS में भी हम देखते थे की एक्सचेंज के लिए, की एक्सचेंज और ऑथेंटिकेशन के लिए RSA आप कहने या डिफ़ी-हेलमैन यूज़ होते हैं इसके वेरिएंट्स, और इंक्रिप्शन के लिए अक्सर AES होता है, जो आप जिसकी की आप यूजिंग फॉर एग्जांपल डिफ़ी-हेलमैन एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्लो हैं, अगर आप हर पैकेट को इनसे इंक्रिप्ट करेंगे तो वो स्लो टू इम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, एसिमेट्रिक साइफर्स। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है जो हमने अटैक्स अगेंस्ट RSA और डिफ़ी-हेलमैन में मोस्ट इफेक्टिव अटैक्स, मैथमेटिकल अटैक्स की अगर बात करें तो वो यही एल्गोज यूज़ करते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो एल्गोज हैं जैसे GNFS या इंडेक्स कैलकुलस आप कह लें, ये इफ़ेक्टिव हैं ओनली फॉर इंटीजर्स। तो हमने जो साइक्लिक ग्रुप्स देखे थे, मल्टीप्लिकेटिव फाइनाइट ग्रुप्स जिन पे हम ऑपरेट करे थे फॉर डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम या इवन प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये बेसिकली सिर्फ इन पर्टिकुलर इंटीजर नंबर्स पे, यानी कि इन पर्टिकुलर जो इन इंटीजर नंबर्स का लेट्स से 1 से p-1 नंबर्स का हमारे पास सेट था, जिस पे हमने मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप डिफाइन किया। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के साथ हमारा ग्रुप है जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो ये हमारे अटैक्स सिर्फ इस ग्रुप के लिए इफेक्टिव हैं, इंटीजर्स के लिए। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ग्रुप्स तो इंटीजर्स ही के होंगे, लेकिन लकीली इसके अलावा भी आपके साइक्लिक ग्रुप्स हो सकते हैं। पर्टिकुलरली हम आगे जब डिस्कस करेंगे एलिप्टिक कर्व्स, तो एलिप्टिक कर्व्स बेसिकली आपको साइक्लिक ग्रुप्स देते हैं जो कि इंटीजर्स जिसके एलिमेंट्स इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स जो हैं वो आप कह लें कि एलिमेंट्स कर्व के पॉइंट्स हैं, कर्व के पॉइंट्स हैं एक एलिप्टिक कर्व के। तो एनीवेज वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि इसके जो एलिप्टिक कर्व्स है जो आपको साइक्लिक ग्रुप देते हैं उसके एलिमेंट्स आपके इंटीजर्स नहीं हैं, नॉन इंटीजर्स हैं, तो इसलिए उसमें आपके GNFS या इंडेक्स कैलकुलस एल्गोरिदम इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए एलिप्टिक कर्व में इसको एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी में ECC इसको कह लेते हैं, जो आपके की लेंथ्स हैं आप दोबारा 1 to 8 बिट की यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेम सिक्योरिटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको या आप सेफली कह लें, क्योंकि अगर आप स्क्वायर रूट 160 एंड अबव आप यूज़ कर लें बिट्स की कीज़ दोबारा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने अभी इफेक्टिव जो सब एक्सपोनेंशियल एल्गोज देखे हैं, GNFS आप कह लें, इंडेक्स कैलकुलस कह लें, ये इफेक्टिव नहीं है अगर आप सेम ऑपरेशन सेम प्रॉब्लम्स डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल सॉल्व करें इन एलिप्टिक कर्व्स। एलिप्टिक कर्व्स में आप अगर डिफाइन करें ग्रुप अपना और इसमें डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये एल्गो इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए आप अगर यहाँ पे की लेंथ लेते हैं यूजिंग एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी तो वो दोबारा स्मॉलर लेंथ की हो सकती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में सफिशिएंट है।